तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो मोदी जी लाए हैं इसको किसी भी हाल में पास करवा कर रहेंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह की तरफ से धमकी भी दी गई कि ये बिल तो पास होकर रहेगा और जो इसका विरोध करेगा उसको सीधा कर देंगे। अब यही धमकी देना अमित शाह को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध सिर्फ इंडिया गठबंधन ने नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार और चंद्र इस वक्त दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बनकर लाखों की तादाद में मुसलमान खड़े हुए हैं। वहीं पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। पटना के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे कि किस तरह से लाखों की तादाद में मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा आज किया है और आने वाली तारीखों में लाखों की तादाद में मुसलमान वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल सरकार लेकर आने वाली है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने जैसी स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। बाकी इस रिपोर्ट के अंदर आप लोग जरा गौर से सुनिए। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो मोदी जी लाए हैं इसको किसी भी हाल में पास करवा कर रहेंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह की तरफ से धमकी भी दी गई कि ये बिल तो पास होकर रहेगा और जो इसका विरोध करेगा उसको सीधा कर देंगे। सीधा कर देंगे। देना अमित शाह को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध सिर्फ इंडिया गठबंधन ने नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी किया है। अब ऐसे हालातों में जब शाह धमकी देने पर आ गए हैं तो नीतीश नायडू ने कमान संभाली है और ऐसी कमान संभाली है कि नीतीश कुमार ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है और चंद्रबाबू नायडू खेल गए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू कितना बड़ा खेल गए हैं, पहले आप इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर नीतीश कुमार ने साहब का बयान सामने आया वो सुनिएगा। अमित शाह ने मोदी की कुर्सी को कैसे फंसा दिया है उस पर आते हैं। सुनिए अरशद मदनी साहब को। पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। तो सुना आपने, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की तरफ से बयान दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव हार गई थी। अगर नीतीश नायडू की बैसाखी नहीं होती तो तख्ता पलट हो जाता। और अरशद मदनी की तरफ से मैं आपको बता दूं, ये बयान अकेले में नहीं दिया गया है बल्कि लाखों लाख मुसलमानों को इकट्ठा करके दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कितने बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से किया गया है और इस सम्मेलन का नाम है संविधान बचाओ सम्मेलन। संविधान बचाओ सम्मेलन। संविधान बचाओ सम्मेलन में पहले राहुल गांधी शामिल हुए थे और अब आप देख सकते हैं कि टीडीपी शामिल हुई है जो कि एनडीए का घटक दल है। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट नवाब जान इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं और तो और अरशद मदनी के जस्ट पड़ोस में बैठे हुए हैं। इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए अरशद मदनी ने साफ कह दिया है कि अगर टीडीपी ना होती, जेडीयू ना होती तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से निकाला हो जाता। मोदी जी सत्ता के अंदर नहीं पहुंच पाते। ने बाकायदा चंद्रबाबू नायडू को शुक्रिया भी अदा किया है। खबर में देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है एबीपी की खबर में कि मैं नायडू को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट नवाब जान को हमारे सम्मेलन में भेजा है। इसी साल के आखिर में 15 दिसंबर को नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। तो पहले दिल्ली में आप देख सकते हैं कि संविधान बचाओ सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है और अब यही तैयारी आंध्र प्रदेश में की जा रही है। इतना ही नहीं, अरशद मदनी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जेडीयू और टीडीपी को चेताया भी गया है। अरशद मदनी ने साफ कह दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो जाता है तो इसके लिए जेडीयू और टीडीपी जिम्मेदार होंगे, इसलिए उनको एक्शन लेना ही होगा। तो सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ है, बयान निकलकर सामने आया है और सबसे बड़ी बात इस
सम्मेलन की ये है कि इसमें टीडीपी शामिल हुई है, जो कि एनडीए का घटक दल है। और सिर्फ शामिल नहीं हुई है, आपको बता दें टीडीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नवाब जान, उन्होंने बयान भी दिया है। जो मुसलमान वहां पर इकट्ठा हैं उन्हें संबोधित भी किया है, और संबोधित करते हुए मोदी सरकार को खुली चुनौती दी है। तो चुनौती देते हुए क्या कह गए, मोदी सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दी है। हिंद के सम्मेलन में ध्यान से सुनेगा। देखिए खबर है न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। हमारे चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर जहन के इंसान हैं, वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नजर से देखते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे जमीयत उलेमाए हिंद ने पेच फंसा दिया है, लाखों की तादाद में मुसलमानों को इकट्ठा किया है, और तो और टीडीपी भी इस सम्मेलन में शामिल हुई है। अब ऐसे हालातों में नीतीश कुमार फंस गए हैं, और कितना बुरा फंस गए हैं खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में 17% वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने नीतीश और चिराग पर फेंका जाल, दोनों के लिए कुआं खाई वाला हाल हो चुका है। दोनों के लिए कुआं खाई वाला हाल हो गया है। इसमें भी लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बोली कांग्रेस, नीतीश चिराग क्लियर करे स्टैंड, बीजेपी पर भी लगाए हैं आरोप। तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान अगर तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम पलटकर 2 थप्पड़ मारो। वहीं दूसरी तरफ अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पेच फंस गया है। अब ऐसे हालातों में जंगे मुसलमान शुरू हो गई है। जंगे मुसलमान शुरू हो गई है। चिराग पासवान है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। नीतीश कुमार ने जहां भारतीय जनता पार्टी को चिताया है या फिर यूं कहें धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब अगली होने वाली जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए जी सलाम की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जमीयत ने सरकार को घेरने का बनाया प्लान, नीतीश कुमार रैली में होंगे शामिल। नीतीश कुमार ने पटना के अंदर जो रैली हो रही है उसमें शामिल होंगे। तादाद में मुसलमान इकट्ठा होने वाला है। ये रैली 24 नवंबर को होने वाली है, पटना में होने वाली है। 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में रैली होगी, 24 नवंबर को पटना में रैली होगी। और दिल्ली में क्या रैली का नजारा रहा है और इसमें कैसे टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट नवाब जान ने शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी है, खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। अब खबरें तो निकलकर सामने आ गई है, बयान भी निकलकर सामने आ गया है, नीतीश नायडू का एक्शन भी निकलकर सामने आ गया है। ऐसे में अमित शाह का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है, और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। तो अमित शाह ने तो तैयारी कर ली है कि अब ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन से पास होकर रहेगा। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि नीतीश के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 17 सांसदों के बिना ये बिल पास नहीं हो सकता है। ऐसे हालातों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अमित शाह की तरफ से सिर्फ बयान नहीं निकलकर सामने आया है, बल्कि खबर भी मौजूद है कि किस तरीके से अमित शाह ने बाकायदा नीतीश नायडू समेत वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने वालों को धमकाया है। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि शीतकालीन सत्र में पारित होगा वक्फ बिल, अमित शाह बोले विरोध करने वालों को सीधा कर देंगे। ये बात अमित शाह जी कह रहे हैं। सीधा कर देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पेच फंस गया है। अब ऐसे में नीतीश नायडू वर्सेस अमित शाह में कौन बाजी मारेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश नायडू ने पलटी मारने की तैयारी पूरी कर ली है? आपको क्या लगता है क्या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पेच फंस गया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों के सहारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है पीएम की कुर्सी मिल गई। लेकिन अब जो है अरशद मदनी साहब जो खुलकर मैदान में उतर कर आए हैं और उन्होंने लाखों की तादाद में आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया। और अब जो है दूसरी मीटिंग जो है दोस्तों वो पटना के अंदर 24 नवंबर को होने वाली है।
जहां पर नीतीश कुमार भी जाएंगे। दावा यह किया जा रहा है कि अरशद मतनी ने कहा है कि जिस तरह से सरकार अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अगर लेकर आती है और इसको पारित करती है तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का होगा, क्योंकि इन दोनों के इस सहयोग से जो है सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और इनके बिना सिग्नेचर के ये चीज पारित नहीं हो सकती है, क्योंकि ये भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं, इसलिए इनका भी वहां पर पूरी तरह से मंजूरी चाहिए होगी। इसलिए पटना के अंदर एक बड़ी रैली होने जा रही है दोस्तों, और दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का है। मुसलमानों ने ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, जितने भी उनके पास सांसद हैं, उनको जो है मुसलमानों ने ही चुना दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर देखने को मिला, टीडीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो ये कहते हैं कि मेरी एक आंख हिंदू एक आंख मुसलमान है, अगर एक आंख को तकलीफ होती है तो पूरे बदन को तकलीफ होती है। इस तरह की मिसाल देते हुए उन्होंने वहां पर बात कही और उन्होंने कहा कि हम हरगिज जो है इस बिल को पारित नहीं होने देंगे, हरगिज इस बिल को जो है लागू नहीं होने देंगे दोस्तों। इस तरह का आश्वासन वहां पर दिया गया है। अब ये तस्वीरें देखने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि अमित शाह जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर इस वक्फ बोर्ड के बिल को रोकने के लिए बीच में कोई आएगा तो हम उसको सीधा कर देंगे। अब जरा सोचिए, अगर अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह जी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में जो है जिस तरह से आपसी में दोस्तों रंजिशें जैसी बातें जो है सामने निकल के आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है सीधे तौर पर अपना समर्थन वापस ले ले और जो है मोदी जी का सारा सपना जो है पूरी तरह से चूर चूर हो जाए दोस्तों। तो बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इतनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।